सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय जो है उत्प्रेरण, और आज हम बात करने वाले हैं कुछ विशेष प्रकार के उत्प्रेरक व उत्प्रेरण की, जो इस चैप्टर की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आज 21 जून है, और 21 जून यानी विश्व योग दिवस की आप सभी बच्चों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। योग सबसे अच्छा एक माध्यम है जो आपके शरीर को निरोगी रख सकता है। योग और एक्सरसाइज ये खास तौर पर हर एक उम्र के शख्स को जरूर करना चाहिए, चाहे वो पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे वो युवा हों, या फिर वो चाहे बुजुर्ग हों। योग और एक्सरसाइज जरूर करते रहना चाहिए, इससे हमारे शरीर काफ़ी फिट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने जो है शरीर का ख्याल रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। और आइए टॉपिक शुरू करते हैं। आज की हमारी टॉपिक है कुछ विशेष उत्प्रेरक व उत्प्रेरण। इसमें कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे जो है वर्धक के बारे में, संदमक के बारे में, विष उत्प्रेरक के बारे में, नंबर 4 हम पढ़ेंगे जो है स्व उत्प्रेरण के बारे में, नंबर 5 हम पढ़ेंगे प्रेरित उत्प्रेरण के बारे में, नंबर 6 हम पढ़ेंगे वर्णात्मक उत्प्रेरण के बारे में, और नंबर 7 हम पढ़ेंगे एंजाइम के बारे में। और जब हम इन सातों टॉपिक को पढ़ लेंगे तो हमारा टॉपिक जो है आज मतलब ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज की जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि वर्णात्मक उत्प्रेरण तक जो है कवर किया जाए, संभव करेंगे। वर्णात्मक उत्प्रेरण अगर हो पाया आज की वीडियो में तो ठीक है, नहीं तो वर्णात्मक उत्प्रेरण और एंजाइम के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग आएगी हमारी वर्धक। तो ये वर्धक क्या होते हैं? ऐसे उत्प्रेरक, ऐसे पदार्थ, हम यहां क्या कहेंगे, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के लिए, जो अभिक्रिया यानी उत्प्रेरण के लिए उत्प्रेरक का कार्य तो नहीं करते, उत्प्रेरक का कार्य तो नहीं करते, किंतु ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया मतलब उत्प्रेरण के लिए उत्प्रेरक का कार्य तो नहीं करते, किंतु उस अभिक्रिया यानी उत्प्रेरण में प्रयुक्त उत्प्रेरकों की, उत्प्रेरक की उत्प्रेरकीय क्षमता को बढ़ा देते हैं, क्या कहलाते हैं? वर्धक कहलाते हैं। ये बात आप विशेष रूप से जानेंगे, वर्धक कहलाते हैं। इसको कैसे हम समझाएंगे? मान लेते हैं हैबर विधि में हमारा एक नाइट्रोजन गैस है जो 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस से अभिकृत होकर बहुत ही अल्प मंद, या फिर हम कहें कि ये क्या बनाता है, अतिमंद अभिक्रिया का उदाहरण है। अब ये जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया तो बनाता है, लेकिन बहुत ही समय में, ये हम कहें कि कुछ दिनों में ये अभिक्रिया संपन्न होगी, धीरे धीरे करके। पहला केस। अब क्या करेंगे हम? दूसरी स्थिति कि अगर हम इसमें इसे जो है आयरन पात्र में कराएं, अगर हम इसे आयरन पात्र में कराएं तो पहले रिएक्शन की अपेक्षा दूसरे रिएक्शन की गति बढ़ जाएगी, लेकिन ये गति अभी भी मंद अभिक्रिया ही कहलाएगी। यानी कि आयरन एक उत्प्रेरक है जो पहले केस से उसकी उत्प्रेरकीय क्षमता को बढ़ा, मतलब उसके अभिक्रिया की दर को बढ़ा दिया है, तो आयरन इसके लिए क्या कहला रहा है? उत्प्रेरक कहला रहा है। लेकिन अगर इसी आयरन के साथ
अगर हम क्या ला दें, मॉलिब्डेनम धातु एक है, उसे अगर ला दिया जाए तो अमोनिया बनने की रफ्तार, गति प्रबल हो जाएगी, यानी ये तीव्र अभिक्रिया कहलाएगी, यानी तीव्र गति से अभिक्रिया संपन्न होगी। तो मॉलिब्डेनम धातु के आने के कारण आयरन की उत्प्रेरकीय क्षमता बढ़ गई, जिससे अमोनिया का बनना काफी मात्रा में अधिक हो गया। अब इसे कैसे समझेंगे कि भाई चौथा टॉप टाइप भी हम ला सकते हैं कि अगर हम क्या करें कि नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ केवल मॉलिब्डेनम धातु के साथ लाए। मैंने कहा मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक नहीं है, उत्प्रेरक का कार्य नहीं करता है, लेकिन वो उत्प्रेरकीय क्षमता को बढ़ाता है, आयरन की उत्प्रेरकीय क्षमता को बढ़ा देगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन को केवल मॉलिब्डेनम धातु के साथ लाया जाए तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, अमोनिया हमारा प्राप्त नहीं होगा। ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो ये तो टॉपिक था हमारा वर्धक की ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक नहीं होते, या इस कंडीशन में बता रहा है कि उत्प्रेरक नहीं है एमओ, इस कंडीशन में बता रहा है कि उत्प्रेरक न होने के बावजूद भी Fe की उत्प्रेरकीय क्षमता को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, जिससे अभिक्रिया तीव्र हो गई। तो ये तो था हमारा वर्धक। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है संदमक, यानी वर्धक का जस्ट अपोजिट, संदमक। संदमक वही से ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया या फिर हम कहें उत्प्रेरण के लिए उत्प्रेरक का कार्य तो नहीं करते, किंतु उनकी उपस्थिति से वास्तविक उत्प्रेरक निष्क्रिय हो जाता है, जिससे अभिक्रिया, यानी हमारा जो उत्प्रेरण है की अभिक्रिया दर घट जाती है, क्या कहलाते हैं, संदमक कहलाते हैं। जैसे H2S की उपस्थिति में आयरन Na या Pt निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ये स्थिति है, हम देख रहे हैं, इसको समझ पा रहे हैं कि अगर H2S उपस्थित हो गया तो उस स्थिति में जिस अभिक्रिया के लिए Pt, Ni और Fe उत्प्रेरक का कार्य कर रहे होंगे वो निष्क्रिय हो जाते हैं, उनकी अभिक्रिया की दर घट जाती है। ये घटना हमारी क्या कहलाती है, संदमक कहलाती है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है विष उत्प्रेरक। क्या आता है, विष उत्प्रेरक। अब विष उत्प्रेरक में क्या होता है कि ऐसे उत्प्रेरक जिनकी उपस्थिति से अभिक्रिया, हमारा अभिक्रिया मतलब उत्प्रेरण, ऐसे उत्प्रेरक जिनकी उपस्थिति से अभिक्रिया यानी उत्प्रेरण की अभिक्रिया दर शून्य हो जाए, अर्थात अभिक्रिया में उत्पाद का बनना रुक जाए,
तो वह उत्प्रेरक उस अभिक्रिया का क्या कहलाएगा? विष उत्प्रेरक कहलाएगा। विष उत्प्रेरक कहलाता है। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है। देखिए, संदमक और विष उत्प्रेरक ये दोनों ऋणात्मक उत्प्रेरक के उदाहरण होते हैं। उसमें भी जो है अभिक्रिया की दर घट रही है, इसमें भी घट रही है, लेकिन क्या हो जा रहा है? शून्य हो जा रहा है। बहुत ही अच्छा सा उदाहरण आता है इसका कि क्लोरोफॉर्म, पहले हम देख लेते हैं क्लोरोफॉर्म। अक्सर पिक्चर में आपने देखा होगा कि गुंडे जो है हीरोइन को किडनैप करने के लिए क्या लाते हैं? रुमाल में जो है कुछ लिक्विड छिड़कते हैं और उसे जाके उनके मुंह पर लगा देते हैं। असल में वो लिक्विड क्लोरोफॉर्म ही होता है। इस क्लोरोफॉर्म को सूंघने से इंसान बेहोश हो जाता है। तो ये क्लोरोफॉर्म जो कि एक लिक्विड है, अगर इसे बंद बोतल में रखते हैं, इसलिए रखते हैं ताकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ गई तो यही लिक्विड क्लोरोफॉर्म एक बहुत ही विषैली गैस का निर्माण कर लेती है, जिसे फास्जीन गैस कहते हैं। ये फास्जीन गैस, क्लोरोफॉर्म को सूंघने से आदमी केवल बेहोश होता है, फास्जीन गैस को सूंघने से आदमी सेकेंडों में मृत हो जाता है, मर जाता है। तो ये क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बहुत ही विषैली गैस फास्जीन का निर्माण करती है। अब क्या होता है कि इस क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन से अभिक्रिया तो हो, लेकिन फास्जीन का वो निर्माण न करे, इसके लिए क्या करते हैं? उस क्लोरोफॉर्म में क्या मिला देते हैं? एथिल अल्कोहल मिला देते हैं। एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH। अगर ये मिला देते हैं तो अभिक्रिया रुक जाती है, क्लोरोफॉर्म का बनना खत्म हो जाता है, क्लोरोफॉर्म उत्पादित नहीं हो पाता। तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल क्लोरोफॉर्म या फिर फास्जीन के लिए क्या कहला रहा है? विष उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। क्लोरोफॉर्म से फास्जीन के निर्माण में एथिल अल्कोहल विष उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। इसमें बहुत ही अच्छा टॉपिक आता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्या कारण है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में एथिल अल्कोहल की कुछ मात्रा मिलाकर रखते हैं? तो यहाँ दो टॉपिक है। क्यों रंगीन बोतल में रखते हैं? इसलिए रंगीन बोतल में रखते हैं ताकि सूर्य के प्रकाश की किरणें उस पर एथिल अल्कोहल पर ना पड़े। एथिल अल्कोहल पर नहीं पड़ेगा तो वो ऑक्सीकृत नहीं होगा, और ऑक्सीकृत नहीं होगा तो फास्जीन गैस नहीं बनेगा, पहली बात। और दूसरा, एथिल अल्कोहल इसलिए मिलाकर रखते हैं कहीं वायु के संपर्क में वो आ गया, अगर ये वायु के संपर्क में आ गया तो क्या बना लेगा? फास्जीन गैस बना लेगा। तो फास्जीन गैस ना बने इसके लिए उसमें क्या मिला के रखते हैं? एथिल अल्कोहल मिला के रखते हैं। ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बार बार सुनिए, वापस रिपीट करिए, मतलब पीछे जाइए वीडियो और फिर से सुनिए अगर ना समझ में आए तो। इसके बाद आता है अपना जो है स्व उत्प्रेरण। स्व उत्प्रेरण क्या होता है? अब इसको देखिए, यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं, इसे आप डायरेक्ट लिख लेंगे कि वह उत्प्रेरक, मतलब क्या कहते हैं, इसको हम लिख के ही बता दे रहे हैं कि जब किसी अभिक्रिया यानी उत्प्रेरण, जब किसी अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करने लगे, जिससे अभिक्रिया यानी उत्प्रेरण, अभिक्रिया दर बढ़ जाती है, तो वह उत्प्रेरक अभिक्रिया यानी उत्प्रेरण के लिए स्व
स्व उत्प्रेरण कहलाता है, स्व उत्प्रेरक कहलाता है। तथा वह अभिक्रिया स्व उत्प्रेरण कहलाती है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि पहले जब अभिक्रिया बनना लगता है तो उसमें जो उत्पाद होता है वही उत्प्रेरक का कार्य करना है, यानी जितना अधिक उत्पाद बनता जाएगा उतने ही अभिक्रिया की दर बढ़ती जाएगी, यानी ग्राफ भी बढ़ता जाएगा। जैसे एक बहुत ही अच्छा सा इसका उदाहरण है, मेथिल एसीटेट या एथिल एसीटेट, कुछ भी ले सकते हैं, मेथिल एसीटेट या एथिल एसीटेट को जब हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो वास्तव में क्या होता है कि अब देखिए, जल से अभिक्रिया कराने के लिए इसका सबसे अच्छा उत्प्रेरक होगा कि कोई अम्ल आ जाए। अम्ल आने के कारण ये एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल में आसानी से परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन हमें स्व उत्प्रेरण बनाने के लिए यहाँ अम्ल लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये अभिक्रिया आपस में कर लिया और इसने अगर एक बार CH3COOH, एक टाइप का अम्ल है, भले ही दुर्बल अम्ल है लेकिन एसिटिक अम्ल तो है, इसकी उपस्थिति में अगर ये बन गया, अगर ये बन गया तो यही अम्ल अब इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगेगा। यानी ये अभिक्रिया अभी तक मंद थी, लेकिन जब दोबारा आगे जैसे समय के साथ ये आगे बढ़ता जाएगा, जैसे समय के साथ ही आगे बढ़ता जाएगा, एथिल एसिटिक एसिड बनता जाएगा जो कि ऑलरेडी उत्प्रेरक का कार्य करेगा, और ये जो है हमारा तीव्र अभिक्रिया होगा। अब इसका तात्पर्य यह है कि अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ में ये क्या होगा कि चूंकि उत्पाद आगे बनता रहेगा, ये उत्पाद बनने का है, तो जैसे जैसे उत्पाद बनेगा अभिक्रिया की दर, ये क्या है, अभिक्रिया की दर, ये अभिक्रिया की दर आगे बढ़ती जाएगी, ऊपर चली जाती जाएगी। तो ये अभिक्रिया हमारी क्या करेगी, स्व उत्प्रेरण। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक हम बात कर लेते हैं प्रेरित उत्प्रेरण के बारे में। प्रेरित उत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण। अब प्रेरित उत्प्रेरण क्या है कि वह अभिक्रिया जो किसी दूसरी अभिक्रिया, किसी अन्य अभिक्रिया के अभिक्रिया दर को बढ़ा देती है, तो वह अभिक्रिया उस अन्य अभिक्रिया के लिए प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य करती है, प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य करती है, तथा संपूर्ण अभिक्रिया प्रेरित उत्प्रेरण का कार्य करता है, प्रेरित उत्प्रेरण का कार्य करता है। जैसे अगर हम बात करें कि Na2SO3 आसानी से वायु के साथ ऑक्सीकृत होकर सोडियम सल्फेट बना लेती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सोडियम सल्फाइड Na2SO3 वायु के साथ आसानी से सोडियम सल्फेट बना लेती है। ये एक तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। जबकि एक और अभिक्रिया है जिसका नाम है सोडियम आर्सेनाइड, ये वायु के साथ इसे सोडियम आर्सेनेट बना लेना चाहिए, इसे सोडियम आर्सेनेट यानी Na2ASO4 बना लेना चाहिए, लेकिन ये बनाता नहीं, मंद अभिक्रिया होता है, बहुत ही धीरे धीरे अभिक्रिया होता है। लेकिन अगर इन दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ ला दें
तो उस स्थिति में सोडियम आर्सेनाइड मंद से क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है। मंद से क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है। क्यों और कब? जब सोडियम आर्सेनाइट में जो है सोडियम सल्फेट मिलाकर वायु से अभिक्रिया कराएं तो सोडियम आर्सेनेट जो है बहुत ही आसानी से और तेजी के साथ जो है बनना शुरू कर देता है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो सोडियम आर्सेनाइट में सोडियम सल्फाइड मिलाने से वायु के साथ अभिक्रिया कराने पर आसानी से सोडियम आर्सेनाइड सोडियम आर्सेनेट में परिवर्तित हो जाता है और सोडियम सल्फेट तो ऑलरेडी बना था। तो ये अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, प्रेरित उत्प्रेरण कहलाएगी और ये बहुत ही अति तीव्र अभिक्रिया हो जाएगी। यानी यहाँ पे पहली अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के लिए प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य कर रही है। जो अभिक्रिया नहीं संपन्न हो रही थी, असल में मंद थी, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो नो रिएक्शन हो रहा था, उसने उस अभिक्रिया की दर को बढ़ा दिया। अब यही सोडियम आर्सेनाइड जल्दी जल्दी जो है सोडियम आर्सेनेट में परिवर्तित होने लगी। तो ये घटना हमारी क्या कहलाती है, जो है प्रेरित उत्प्रेरण कहलाती है। इसके बाद एक अपनी टॉपिक आते हैं वर्णात्मक उत्प्रेरक। वर्णात्मक उत्प्रेरण। अब ये क्या होता है इसे समझ लेते हैं आसान तरीके से। तो इसको कैसे समझेंगे, वर्णात्मक उत्प्रेरण क्या होता है? तो वह उत्प्रेरकीय अभिक्रिया जो उत्प्रेरकों के रंध्र मतलब छिद्र होता है, छिद्र। वह उत्प्रेरकीय अभिक्रिया जो उत्प्रेरकों के रंध्र व उनके अणुओं के या फिर उनके आकार पर निर्भर करती है, आकार या संरचना पर निर्भर करती है, यानी वह उत्प्रेरकीय अभिक्रिया जो उत्प्रेरकों के छिद्र व उनके आकार या संरचना पर निर्भर करती है, वर्णात्मक उत्प्रेरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्णात्मक उत्प्रेरण कहलाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आता है जियोलाइट। जियोलाइट एक टाइप का अयस्क है। तो जियोलाइट की उत्प्रेरकीय गुण, ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण आता है कि जियोलाइट की उत्प्रेरकीय गुण। अब इसे कैसे हम समझेंगे, इसे देख लेते हैं। तो इसके लिए हम वीडियो जो है थोड़ा रोकेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबी ना बन जाए और हमें लिखने में आसानी हो।